गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10th क्लास से रिलेटेड वो है इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था आप सबको, तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे नोट करते चलना व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डील करेंगे डेली लाइफ में। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है बेटा। चार्ज मैंने पढ़ा दिया था, तो इट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा रिमेंबर, जब भी कोई चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन लेता हूं और अगर इसके अंदर से चार्ज मूव करने लग रहे हैं बेटा, तो समझ जाना किसी टाइम के ऊपर ये क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो रिमेंबर, मान लिया टी टाइम के अंदर इस एरिया के अंदर से क्यू चार्ज मूव करते हैं टी टाइम में, इस छोटे से एरिया के अंदर से कितने चार्ज मूव करते हैं, क्यू। काउंट करो बेटा टी टाइम के अंदर, तो जो करंट बन जाएगा ना वो होता है बेटा क्यू बाई टी। करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और जब चार्ज मूव करेंगे तो कितने टाइम, और क्यू बाई टी यानी कि कितने चार्ज कितने टाइम में मूव करते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए तो उनका रेशो बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट बेटा। ये तब पॉसिबल है जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करे। समझना बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी लिख लेना बेटा। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चे इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सारी चीजें आपने नोट करने चलनी है बच्चे। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं बेटा क्यू यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था, इससे लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा आपने, दैट इज चार्ज। बच्चे टी होता है टाइम, इन दोनों का रेशो लेंगे तो हम बोलेंगे वो क्या इलेक्ट्रिक करंट बनता है बेटा। चार्ज का मूव करना इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चे अब सुनो, क्यू बाई टी इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा आप लोगों ने जो नोट करनी है वो है या तो कूलम पर मीटर। बच्चे ये रिमेंबर, आप लोगों को लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ये यूनिट बताई थी मैंने कूलम चार्ज की, तो कूलम पर मीटर नहीं पर सेकंड बच्चे, क्योंकि टाइम है नीचे तो कूलम पर सेकंड। और इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर, आप सबको याद भी है चीजें, बेसिक सी बातें बता रहा हूं, एम्पियर। बच्चे तो क्या होगा कि यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के आपने ये चीजें हमेशा पता लगानी है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं बेटा, इफ चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव, अगर चलना स्टार्ट करते हैं बेटा टू मूव, देन दे नीड सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। सुनना बेटा, अगर कोई चीज चलना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, तो उसको वर्क डन की जरूरत होती है बेटा। तो समझ जाना, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अब लेक्चर बोलेंगे वो हम वर्क डन का यही डिस्कस करेंगे कि वर्क डन कौन सा होता है, वो वर्क डन कौन सा है। याद रखना चार्ज को, अगर बेटा ये चार्ज रेस्ट पे है, अगर ये मूव करना स्टार्ट करता है तो बिना वर्क डन के पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं वो वर्क डन क्या होता है, उसी को हम अब डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो आप हेडिंग डालो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना, ये चीजें सब आपने नोट करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे बेटा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है समझना। बच्चे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्या क्या चीजें देखी आपने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सुनो। मैंने कहा कि बेटा एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट करता है,
अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है तो वो एक पॉइंट से मूव करेगा, दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ए पॉइंट से मूव करेगा, बी पॉइंट तक जाएगा। बेटा याद रखना, उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि बिना वर्क डन के कोई भी चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब देखो लिख रखा है ना, इफ चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव दे नीड क्या, ये दे नीड सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसका मतलब यहां से यहां तक चार्ज मूव करवाना है तो मुझे वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। और बेटा जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने बताया था I = Q/T। तो इसका मतलब समझ जाना कि बेटा करंट को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए वर्क डन करना बहुत जरूरी होता है। वही हम लिखेंगे कि लिखो इसकी डेफिनेशन बच्चे, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चे, इट इज, ये वायर है बेटा जो करंट ए से बी तक किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, और चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है बेटा। तो इसका मतलब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा। तो देखो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। बेटा ये बात भी आपने रखनी है कि उसकी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करना है, सेम स्पीड से मूव करवाना है विदाउट एक्सेलरेशन। बच्चे ये बात आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन और ये सारी चीजें। अगर किसी वायर में करंट मूव कर रहा है तो समझ जाना बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो वर्क डन होता है जो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मूव करवाएगा। तो समझ जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया बेटा। अब देखो ये ए और बी के बीच में जो वर्क डन होता है उसको वी ए भी बोल सकते हो भी, ये वर्क डन ए और बी के बीच का है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखना बेटा, अब मैं कहूंगा आपसे कि सर वी ए बी को फॉर्मूला देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखेंगे समझना बेटा। मैंने कहा कि वी ए बी जो होता है बेटा वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन ए से बी तक किसी चार्ज को लेके, पर यूनिट चार्ज को, क्योंकि चार्ज को ही तो लेके जाना होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कई जगह पे यूनिट चार्ज लिखा मिलेगा बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूनिट चार्ज बच्चे। तो इसका मतलब एक यूनिट चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वर्क डन होता है, याद रखना बेटा, WAB/Q। अब बात करते हैं इसकी यूनिट बच्चे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना बेटा, सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप सुनना, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर कूलम बच्चे। क्या होती है, जूल पर कूलम। देखो वर्क डन की जूल, क्योंकि क्या है बताओ, कूलम, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट बच्चे। तो आज के बाद आपको जो यूनिट याद रखनी है वो वोल्ट याद रखनी है बेटा, ज्यादा यूज आपके वोल्ट होती है, तो इसलिए अब वोल्ट, इसको वोल्ट में याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि WAB होता है WAB/Q। अब आपको इस पे न्यूमेरिकल कैसे देगा, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा, आपको चार्ज देगा, आपसे वर्क डन पूछेगा। तो आप क्या कर देना बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, WAB = VAB मल्टीप्लाई जो चार्ज लेके जा रहा हूं उसे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, कि कौन सा चार्ज मैं ए से बी तक लेके जा रहा हूं। तो ये आपका वर्क डन आ जाता है ए से बी तक। अब बात करते हैं सर ये वर्क डन हम करेंगे खुद, कैसे करेंगे सर, चार्ज को मुंह करवाएंगे ऐसे उठा के इस वायर के ऊपर ए से बी तक, नहीं, ये वर्क डन हम नहीं करवाएंगे, ये वर्क डन बैटरी करवाएगी। हम बैटरी अटैच करेंगे, वो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है, वर्क डन करना बेटा। तो वो बैटरी क्या करेगी बताओ, वर्क डन करेगी किसी पॉइंट, किसी चार्ज पार्टिकल को ए से कहां तक लेके जाने में, बी तक लेके जाने में। तो इसका मतलब वो काम हम नहीं करेंगे, वो काम बैटरी करेगी। हाँ, बिना वर्क डन के चार्ज ए से बी तक मूव नहीं कर सकता, और जब तक चार्ज नहीं मूव करेगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो सिंपल ही बात है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, करंट को प्रोड्यूस करवाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बेटे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
होना जरूरी है। तो ये बात किसने बताई? ये आप लोग खुद सोच रहे हो सर करंट को मूव करवाना है ना तो वर्क डन करवाना पड़ेगा जे, और उसी वर्क डन को आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। तो इसका मतलब करंट का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन है और ये बताने वाला ओम्स था बेटा। तो इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का हमने तो पता लगा, इसको किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो उसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ये सारी चीजें आपने नोट करनी है। उसके बाद हेडिंग डालो बेटा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ देखो बेटा, मैंने कहा कि देखो बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज मूव नहीं कर सकता। जब चार्ज मूव करेगा तो समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है। अब ओम्स ने यही बात बताई थी। ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कहा उसने कहा जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितना ज्यादा वर्क डन करोगे बेटा उतना करंट ज्यादा मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के बेटा। तो समझ जाना, करंट तो जब तक ज्यादा वर्क डन करोगे करंट भी ज्यादा मूव करेगा, अगर कम वर्क डन करोगे, क्योंकि वर्क डन को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I बच्चे। तो लिखो V यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और आई बेटा उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना करंट मूव करेगा, क्योंकि ये वर्क डन तो ये करेगा और ये वर्क डन करेगा तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ करंट। चलने के जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उसको करंट बोलते हैं बेटा। तो आई है इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से बेटा, ये नहीं लगाएंगे तो चार्ज नहीं चल सकता। इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट बच्चे, अब ये यहाँ पे जब भी यानी कि ओम्स ने क्या बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, जो हमने इससे पहले ए और बी मान रखे बेटा, पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं, ठीक है सर V प्रोपोर्शनल टू I, हमने ये स्टेटमेंट ओम्स ने बताया, हमने भी इस चीज को समझ लिया कि बिना वर्क डन के करंट जीरो होगा बेटा। कोई कहे सर मैं बैटरी नहीं लगाऊं तो करंट मूव होगा, नहीं, क्योंकि बैटरी वर्क डन करती है, तो बिना V के I पॉसिबल नहीं है बेटा। अब सुनो, अब जब यहाँ पे V जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो R लेके आता हूं बेटा। ये I क्या है ये भी मैं सारी चीजें समझाता हूं आपको कि R का रोल क्या है। यहाँ पे R बेटा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बताओ रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का साइन हमेशा रिमूव होता है बेटा, क्योंकि एक चीज सोचनी पड़ेगी बेटा, ये बड़ा ही ऐसी चीज होने लगी थी सर ज्यादा वर्क डन कर देंगे तो ज्यादा करंट मूव करेगा, कम वर्क डन करेंगे तो कम मूव करेगा। तो सर इसका मतलब हमारे साथ तो ये बिल्कुल सही है कि हम जितना वर्क डन करेंगे वो हम देख लेंगे कितना वर्क डन करना है, वो करंट की वैल्यू फिर नोट कर लेंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बीच में रिस्ट्रिक्शंस भी तो आएंगी, बीच में रास्ते में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि चार्ज चलेंगे तो करंट पैदा होगा। चार्ज जब रास्ते में कहीं कोई ऐसी चीज आ जाती है जो उनको रोकना शुरू करती है, तो इसका मतलब V चाहे कितना भी अप्लाई कर लो कहीं ना कहीं करंट को इफेक्टेड करेगा ही करेगी। तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन भी आनी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू आर आई, और R को इस रिस्ट्रिक्शन का नाम होता है रेजिस्टेंस बेटा। क्या होता है बताओ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ओम्स ने ये जरूर बताया कि देखो V प्रोपोर्शनल I जरूर होता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन का फैक्टर जरूर आएगा, क्योंकि R को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली जरूर है लेकिन रिस्ट्रिक्शन को भूल नहीं सकते, जो करंट को रोकती है हमेशा बेटा, मूव करने से रिस्ट्रिक्ट करती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बताओ रेजिस्टेंस बेटा। और ये कांस्टेंट माना गया था ओम्स के कोरस्पोंडिंग बेटा, तो इसलिए ओम्स ने ये बात बताई थी। और याद रखना ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था ना ओम्स ने,
ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया था बेटा, कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए रूम का बच्चे जहां एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ना मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाती है जिसके अंदर वो मूव करना चाह रहा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये ओम्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया था, वेरिएशन टेम्परेचर पे ओम्स ने चीज को वैलिड नहीं बताया। उसने कहा ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे पॉसिबल है, अगर टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है तो V प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो सकता बेटा। समझ में आई बात? तो ये ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस की है। तो अब हमारा काम सारा कहां जाता है, ये तो हम सीख चुके कि V प्रोपोर्शनल टू I तो होता है सर। अब R आपने कांस्टेंट बताया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को समझाओ कि कहां रेजिस्टेंस कम होगा, कहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे हम उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे बताओ, अब डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो V प्रोपोर्शनल टू I में ओम्स ने एक रेजिस्टेंस बताया बच्चे, तो अब हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस बच्चे, व्हाट इज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू I जब हमने बताया तो इसमें यहाँ पे चीजें क्या थी, V इज इक्वल टू RI और V इज इक्वल टू RI। ओम्स ने कहा R को कांस्टेंट लेना है हमेशा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट के लिए आया था ना प्रोपोर्शनल के लिए, तो यहाँ पे बेटा V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट किया गया और वो ग्राफ जो आया क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये ग्राफ को भी याद रख लेना बेटा, और ये ग्राफ तब आएगा जब R को क्या रखना पड़ेगा बताओ, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। R क्या है, रिस्ट्रिक्शंस होती है जो मैं लिखवाऊंगा आपको बेटा। तो अब हमारा टॉपिक यही है कि बेटा ये R जो ओम्स ने बताया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रिस्ट्रिक्शन बच्चे, रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, in the flow of electric current is called resistance। अब बात इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं बेटा, इसका सिंबल होता है कैपिटल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, it is always denoted by capital R। we assume we can change the symbol of resistance, no we cannot change the symbol of resistance, it's always fixed, denoted by capital R। clear है? the unit of resistance is ohm, the unit of resistance is ohm। बच्चे ये रिमेंबर ओम, क्योंकि ओम ने बताई थी ओम्स लॉ है तो इसलिए इसकी यूनिट भी ओम। और इसका सिंबल जो होता है बेटा वो सिंबल आप सबने याद रखना है, ये इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस को। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, आप इतना याद रखो कि करंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, वो आगे जाने से रोकती है। चाहे कितने भी वोल्टेज अप्लाई करें, चाहे कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, करंट को कहीं ना कहीं वो रोकने वाली चीज, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बेटा। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए।